हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। चलिए सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाइए और बताइए सब चीज़ क्लियर है कि नहीं है। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता लग गया होगा थंबनेल देख के। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स के ऐसे 10 सब्जेक्ट, यहाँ देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी बच्चे एकदम एक बार क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक बार क्या कीजिए, सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि और भी दोस्त आपके आ सकें। और ये जो 10 गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 110% याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आज किस चीज़ का क्लास होगा, कौन कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन होगा, क्या पढ़ने वाले हैं। तो बाबू यहाँ आप देख लीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स के ऐसे 10 यहाँ आप देखिए वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, एक बार यहाँ आप देखिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकन होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और देखिए अगर लाइक नहीं किए आप लोग तो फटाफट वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट लाइक नहीं किए फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। और देखिए जितने भी बच्चे अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े, यहाँ पे नीचे हम अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, आप लोग उस पर मैसेज करके जुड़ जाइएगा। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9135742024। आप इस पर मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में जुड़ना है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए एक एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। एक एक क्वेश्चन बाबू आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, सभी बच्चे यहाँ पे रेडी हो जाइए एक एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। चलिए एक बार बताइए वीडियो की क्वालिटी, ऑडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। चलिए बता दीजिए यहाँ पे सब चीज़ क्लियर है। चलिए बाबू क्लियर है तो यहाँ आप देखिए एक एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए मोडेम क्या है, इसको परिभाषित करें। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार आ चुका है, अगली बार भी आएगा, अब की बार भी आएगा। देखिए यहाँ पे मोडेम क्या होता है, इसको परिभाषित करना है। तो मोडेम क्या होता है, हम आपको ऑब्जेक्टिव में भी इसको क्लियर करा चुके हैं कि मोडेम क्या होता है। तो मोडेम एक ऐसी युक्ति होता है जो मॉडुलन और वी मॉडुलन दोनों का कार्य करता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, मोडेम बोलते हैं। मोडेम वो कला है बाबू, वो चीज है। मोडेम एक ऐसी युक्ति है जो मॉडुलन तथा वी मॉडुलन दोनों का कार्य करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोडेम बोलते हैं। ये हम आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताए हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पे विस्तार से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे मोडेम क्या होता है परिभाषित करें तो मोडेम एक ऐसी युक्ति है जो मॉडुलन और वी मॉडुलन, यानी आप देखिए मॉडुलन में भी ये काम करता है, वी मॉडुलन में भी काम करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग मोडेम कहते हैं, उसे ही हम लोग मोडेम कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, मोडेम कहा जाता है। अब यहाँ देखिए यह संचरित पद्धति में मॉडुलन करती है, यानी संचरित पद्धति में ये मॉडुलन का कार्य करेगा। मोडेम संचरित पद्धति में मॉडुलन का काम करता है। और यहाँ देखिए जबकि प्राप्त जो पद्धति है उसमें यहाँ देखिए डी मॉडुलन यानी वी मॉडुलन का कार्य करता है। ये आपको याद रखना है। यहाँ देखिए ऐसे ही लिखना है आपको, क्योंकि ऐसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है एग्जाम में। तो यहाँ पे ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए मॉडुलन किसे कहा जाता है, मॉडुलन एक ऐसी युक्ति है जो यहाँ देखिए मॉडुलन और वी मॉडुलन यानी दोनों का कार्य करती है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, मोडेम बोलते हैं। अब देखिए मोडेम में जो यहाँ पे देख लीजिए मॉडुलन कार्य करता है, वो किस चीज पे कार्य करता है, तो वो करते हैं बाबू यहाँ देखिए संचरण पद्धति में कौन सा कार्य करता है, तो मॉडुलन कार्य करता है। जबकि जो यहाँ देखिए प्रति पद्धति होती है उसमें वी मॉडुलन कार्य करता है या डी मॉडुलन उसको बोलिए, वही बात हुआ। तो ये आप लोग इतना लिख दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। हम यहाँ तक कोशिश करते हैं कि आप लोग को क्लासरूम में ही याद हो जाए ये क्वेश्चन, इसलिए बार बार हम रिपीट करते हैं। हमारा जो आवाज है वो आपके कानों तक पहुंचेगी रिपीटेड में, मतलब बार बार आपके कानों तक जाएगी, आपको क्या होगा, जल्दी से जल्दी याद हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम सोचते हैं कि रिपीट करें ताकि आपको क्लासरूम में ही ये याद हो जाए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि ट्रांसड्यूसर से आप क्या समझते हैं। सारा क्वेश्चन बाबू यहाँ देख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए जवाब दीजिए, ट्रांसड्यूसर क्या है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रांसड्यूसर क्या है। तो बाबू ट्रांसड्यूसर क्या होता है,
ट्रांसड्यूसर का काम होता है जो एनर्जी होता है हमारे, यानी जो ऊर्जा होता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है। कौन? तो ट्रांसड्यूसर का कार्य। और जितना भी आप लोग ऑब्जेक्टिव हमसे पढ़ते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो सब्जेक्टिव बहुत सारा आपको याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं? ट्रांसड्यूसर का कार्य ही होता है कि ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करना, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना, यहाँ पे क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसड्यूसर कहलाता है। देखिए डिफिनेशन इसका किस प्रकार लिखेंगे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ट्रांसड्यूसर किसे कहा जाता है? तो ट्रांसड्यूसर वह युक्ति है जो ऊर्जा के एक रूप को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर देती है, उसे हम लोग ट्रांसड्यूसर कहते हैं। आपको समझा रहे थे वही कि ट्रांसड्यूसर क्या है। ट्रांसड्यूसर एक ऐसी युक्ति होती है जो ऊर्जा के एक रूप से बदल के दूसरे रूप में कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है, उसे हम लोग ट्रांसड्यूसर कहते हैं। ये क्वेश्चन बाबू आपको हर हालत में याद होना चाहिए और हम आपको चाहते हैं कि क्लासरूम में ही याद करा दे। यहाँ पे क्या होगा, हमारा हो जाएगा बाबू, यहाँ पे ये डिफिनेशन बहुत ही बढ़िया है और इसको आपको याद कर लेना है। ट्रांसड्यूसर आपको याद कर ही लेना है। चलिए यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तो बाबू यहाँ पे संचार क्या है एवं संचार व्यवस्था के आवश्यक तत्व कौन कौन से है? बाबू देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दम है बाबू। संचार क्या है एवं संचार व्यवस्था के आवश्यक तत्व कौन कौन से, यानी पहले तो आपको बताना है कि संचार क्या होता है। संचार क्या होता है? तो संचार ये होता है कि यहाँ पे क्या किया जाता है, संचार के द्वारा यहाँ पे देखिए सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित किया जाता है, भेजने की क्रिया को हम लोग संचार कहते हैं। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सबसे बढ़िया बात जो बताते हैं उस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा। पूछा गया संचार किसे कहते हैं, तो संचार हम किसे कहते हैं ये आप लोग याद रखिएगा कि सिग्नल जो होते हैं बाबू, सिग्नल होते हैं या जो संकेत होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करना, यानी भेजने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। पहली बात ये आपको याद रखना है। तो चलिए इसको हम पहले बारीकी से समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए संचार किसे कहा जाता है, इसके यहाँ पे व्यवस्था के आवश्यक तत्वों को लिखना है। तो बाबू यहाँ पे देख लीजिए संचार किसे कहा जाता है, तो सूचना या संकेत या सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की क्रिया को ही संचार कहा जाता है। जैसे हम आपको बताएं सिग्नल या संकेत हो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करना, भेजने की क्रिया को ही हम संचार कहते हैं। सेम टू सेम डिफिनेशन भी उसी प्रकार से लिखा है। जितना भी हमारे पास डिफिनेशन मिलेगा अपने भाषा में मिलेगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, संचार क्या है, तो बाबू यहाँ देखिए संचार सूचना का वह संकेत या सिग्नल है जिसको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित कर सकते हैं। संचार व्यवस्था में मुख्यतः आवश्यक तत्व इसके इस प्रकार है, यानी देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि व्यवस्था के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो तत्व यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। पहला जो है बाबू यहाँ देखिए प्रेषित है, बाबू पहला प्रेषित है, दूसरा चैनल या माध्यम है, दूसरा क्या है बाबू चैनल या माध्यम है, तीसरा है अभिग्रहणी, आपको याद रखना है। और ये जितना भी 10 क्वेश्चन करा रहे हैं ना बाबू, 10 क्वेश्चन अपने दिमाग में फिट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर आपसे पूछे संचार, हमारा कहने का मतलब अभी के अभी आपको याद करा। देखिए बात का झमेला नहीं रहे, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, लेकिन आपको क्या रहे रटना ना पड़े, हम यहाँ पे आपको याद करा दे, इसलिए बार बार क्वेश्चन को बताते हैं। तो संचार आप लोग बहुत ही अच्छा समझ गए होंगे कि संचार क्या होता है। तो संचार होता है जो सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने की क्रिया को संचार कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है बाबू? क्लियर है तो एक बार बताइए तो, और लाइक कर दीजिए। अगर याद हो रहा है साथ के साथ तो आप लोग लाइक कर दीजिए। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट। चलिए यहाँ तक पूरा क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि दार्शनिक पद्धति एवं द्विआधारी पद्धति में अंतर स्पष्ट करें। यह भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में बाबू। क्या लिखा गया है कि दार्शनिक पद्धति एवं द्विआधारी पद्धति में अंतर स्पष्ट करें। दार्शनिक पद्धति पूछा है, द्विआधारी पद्धति पूछा है, आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए दार्शनिक पद्धति क्या होता है बाबू, यहाँ देखिए डेसिमल सिस्टम जिसको बोलते हैं, दार्शनिक पद्धति डेसिमल सिस्टम। देखिए डेसिमल सिस्टम क्या होता है, तो दार्शनिक पद्धति में 10 अंक का प्रयोग किया जाता है। पहला इसका लिखिएगा कि दार्शनिक पद्धति में 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कहां से कहां तक, तो 0 से 9 तक। जोड़िएगा कितना होगा, 10 गो अंक होगा। ये ना कि आप लोग लिख दीजिए 1 से लेके 10 तक, तो गलत हो जाएगा।
जो दशमिक पद्धति होता है बाबू, डेसिमल सिस्टम होता है, डेसिमल सिस्टम में 0 से लेके 9 तक की संख्या रहती है, उसे हम लोग दशमिक पद्धति कहते हैं। तो आप लोग ये लिख दीजिएगा और यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे लिखिएगा आप लोग कि दशमिक पद्धति में 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। ये संख्या इस प्रकार है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं 9। अतः यहाँ पे लिखिएगा इस पद्धति का आधार 10 होता है। इस पद्धति का पता है, यहाँ पे देखिए इस पद्धति का आधार कितना हो जाएगा, तो इस पद्धति का जो आधार होता है हमारा होता है 10। तो आपको ऐसे लिख देना। अब यहाँ पे देखिए द्विआधारी पद्धति क्या होता है, द्विआधारी यानी बाइनरी सिस्टम, द्विआधारी का मतलब बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ये बाबू पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए द्विआधारी पद्धति हमारा क्या होता है, तो द्विआधारी पद्धति में 2 अंकों में से लाए जाते हैं, यानी आप देखिए द्विआधारी पंक्ति में 2 अंक का प्रयोग किया जाता है, 2 अंक का प्रयोग किया जाता है द्विआधारी में, यानी बाइनरी में कौन कौन सा अंक वो होता है, तो वो 0 तथा 1 होता है, ये आपको याद रखना है। दशमिक में यानी यहाँ देखिए दशमिक में 0 से लेकर 9 तक यानी 10 संख्याओं का, बाइनरी में 0 तथा 1 का प्रयोग किया जाता है, ये आपको लिख देना है। अब यहाँ आप देखिए चूंकि इस पद्धति में 2 अंकों का प्रयोग लाया जाता है, अतः यह परी का यहाँ देखिए यानी इसका जो आधार होता है वो 2 होता है। किसका, तो यहाँ पे देख लीजिएगा किसका बाबू, बाइनरी का आधार 2 होता है, डेसिमल का आधार 10 होता है। यानी आप देखिए 0 1 मिला के कितना हुआ, 2 गो, यानी 2 गो आधार हुआ, और 0 से 9 को मिला कितना, 10 गो, यानी डेसिमल का 10 गो आधार हुआ। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर क्या है। अब यहाँ पे बताना है ट्रांजिस्टर क्या होता है बाबू, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बहुत जबरदस्त यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं कि ट्रांजिस्टर आखिर होता क्या है। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर यहाँ पे देख लीजिए, जंक्शन ट्रांजिस्टर एक प्रकार का अर्धचालक साधन है। जो ट्रांजिस्टर होता है यहाँ पे याद रखिएगा, जंक्शन ट्रांजिस्टर एक प्रकार का अर्धचालक साधन है। इसका उपयोग एक प्रवर्धक या दोलित्र की तरह किया जा सकता है। इसे हम लोग 2 प्रकार में बांटते हैं, यानी ट्रांजिस्टर को बताया जा रहा है कि ट्रांजिस्टर एक प्रकार का अर्धचालक साधन होता है, यानी ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक होता है, एक सेमीकंडक्टर होता है, ये आपको याद रखना है। और इसका उपयोग प्रवर्धक में और दोलित्र में किया जाता है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग प्रवर्धक एवं दोलित्र में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ देखिए इसके प्रकार पूछा है, तो इसके प्रकार बाबू 2 होते हैं, कौन, तो यहाँ देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर और यहाँ देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये आपको याद रखना है। कौन कौन ट्रांजिस्टर होता है, तो यहाँ देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बाबू आपको इसका आंसर इसी प्रकार से देना है, बिल्कुल यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है, बिल्कुल आपको इसी प्रकार से इसका आंसर देना है, बिल्कुल गलती नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर क्या है, तो जंक्शन ट्रांजिस्टर एक प्रकार का अर्धचालक होता है। इसका उपयोग प्रवर्धक या दोलित्र में किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है बाबू, यहाँ देखिए इसका 2 यहाँ पे देख लीजिए क्या होता है, प्रकार होता है। पहला यहाँ देखिए एनपीएन और यहाँ देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, ये आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एक्स किरण के उपयोग लिखे बाबू, कई बार एग्जाम में ढूंढिएगा ना, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जामों में ये आ चुका है। देखिए क्या है कि एक्स किरण के गुण लिखे, यहाँ देखिए कभी दे देगा गामा किरण के गुण लिखे, बीटा किरण के गुण लिखे, ये आता है बाबू। किरण का गुण लिखना है यानी प्रॉपर्टीज इसका पूछेगा तो पूछेगा, 100% है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि एक्स किरण के उपयोग को लिखे या एक्स किरण के गुण को लिखें। तो देखिए एक्स किरण का इसमें उपयोग लिखा है, तो देखिए एक्स किरण का उपयोग क्या है, तो एक्स किरण का निम्नलिखित उपयोग है। जैसे जैसे लिखे हैं सेम टू सेम आपको वैसे ही लिखना है बाबू, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे ही लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स किरण के निम्नलिखित उपयोग है। देखिए पहला कौन सा है कि एक्स किरण का उपयोग चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, यानी जो एक्स किरण होता है, एक्स रे होता है, एक्स किरण नहीं सुनेंगे लेकिन ये बात आप लोग जरूर सुने, एक्सरे, किसी का एक्सरे होता है तो ये किस क्षेत्र में आ जाएगा, तो इसका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में जाता है। क्योंकि आप लोगों ने एक्स किरण नहीं सुना हो कि किसी का एक्स किरण हुआ है, किसी का आप लोग क्या सुनते हैं कि किसी का एक्सरे हुआ है, एक्सरे, एक्सरे मतलब क्या, एक्स किरण इसका हुआ है। तो यहाँ देखिए इसका यहाँ पे पहला जो यहाँ पे उपयोग हो जाएगा कि इसका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है, किसका, तो एक्स किरण का, यानी एक्सरे का प्रयोग चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है। चलिए दूसरा यहाँ पे देख लीजिए कि जो एक्स किरण होता है, यहाँ पे देख लीजिए वो क्या होता है बाबू, यहाँ पे देखिए द्वारा क्रिस्टलों और यहाँ पे देखिए उनके इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं की जानकारी मिलती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 ही लिखना है आपको, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मात्र लिखना है।
बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ देखिए एक्स किरण के उपयोग को लिखे, एक्स किरण के उपयोग यहाँ पर निम्नलिखित है। एक्स किरण का उपयोग एक्सरे में किया जाता है, यानी यहाँ देखिए किस में, चिकित्सा क्षेत्र में एक्सरे करने में किया जाता है। दूसरा यहाँ आप देख लीजिए जो एक्स किरण होता है इसके द्वारा क्रिस्टलों की और यहाँ देखिए उनके इलेक्ट्रॉनों की, क्रिस्टलों की और उनके इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं की जानकारी मिलती है। बाबू क्या, कक्षाओं की जानकारी मिलती है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा 6 नंबर का आंसर है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, नाभिकीय बल क्या है, इसके गुणों को लिखे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू, जितना भी 10 क्वेश्चन आए हैं ना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आए हैं आपके लिए। आप लोग सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि नाभिकीय बल क्या है, इसके गुण भी लिखना है, यानी इसका प्रॉपर्टीज भी आपको लिखना है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि नाभिकीय बल क्या होता है। तो नाभिकीय बल में उपस्थित कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल को ही हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। देखिए कितना बेहतरीन डिफिनेशन लिखा हुआ है, एक पल में याद हो जाएगा, एक बार में आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल को, क्या बाबू, नाभिक में उपस्थित कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नाभिकीय बल बोलते हैं, उसको नाभिक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्हें यहाँ देखिए एक दूसरे से बांधे रहते हैं, यानी जो होते हैं बाबू यहाँ पे देखिए नाभिक होते हैं, नाभिक में जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, जो भी होता है बाबू यहाँ पे देखिए वो क्या होता है, एक दूसरे से बंधे होते हैं, यानी इसको बांध के रखता है कौन, तो बाबू यहाँ पे देखिए नाभिकीय बल बांध के रखता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कौन, तो यहाँ देखिए नाभिकीय बल। अब यहाँ पे देख लीजिए इसकी प्रॉपर्टीज पूछा गया है, यानी इसके गुण पूछा गया है। तो इसके प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, नाभिक बल यहाँ पे देखिए आकर्षण बल होता है, यानी एक दूसरे को खींच के रखता है, यानी आकर्षण बल। कुछ भी चीज फेंकिएगा वो अपनी तरफ आकर्षण कर लेगा, यानी मान लीजिए बॉल फेंकते हैं नीचे गिर जाएगा, ये पेन है इसको फेंकेंगे क्या करेगा, ये अपनी तरफ आकर्षण करेगा, यानी ये अपनी तरफ खींच लेगा। यानी यहाँ पे देख लीजिए क्या है, जो नाभिकीय बल है वो आकर्षण बल है, अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पे ये आप लोग याद रखिएगा। वहीं अंतरिक्ष में जाइएगा तो अंतरिक्ष में नाभिकीय बल नहीं है, जहां पे रहिएगा हवा में रहिएगा, हवा में टंगाइले रह जाइएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऐसे पेन छोड़ दीजिएगा, पेन हवा में घूमते रहेगा, वहां पे क्या है, नाभिकीय बल नहीं है, लेकिन हमारे पृथ्वी पे है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये भी आप लोग याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल। यहाँ पे देख लीजिए नाभिकीय बल आकर्षण बल होता है, ये आपको याद रखना है, वो भी खींच लेता है। और यहाँ पे देखिए गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है, वो भी अपनी तरफ खींच लेता है, यहाँ पे आपको याद रखना है। लेकिन ये नाभिक में खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमारा वायुमंडल का बल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख लीजिए नाभिकीय बल आकर्षण बल होता है, यानी ये क्या करता है, एक दूसरे को बांधे रखता है खींच के। अब देखिए नाभिकीय बल अत्यंत लघु परासी बल होता है, क्या होता है, नाभिकीय बल जो होता है अत्यधिक यहाँ पे अनंत लघु परासी बल भी होता है, ये भी इसका एक गुण है। देखिए नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल होता है। देखिए यहाँ पे देख लीजिए पहला देखिए नाभिकीय बल अत्यंत यहाँ पे लघु परासी बल भी होता है, दूसरा नाभिकीय बल अत्यंत प्रबल भी हो सकता है। यानी यहाँ पे देख लीजिए ये भी हो सकता है, अत्यंत लघु भी हो सकता है और अत्यंत प्रबल भी हो सकता है, इसका कोई संभावना नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए नाभिकीय बल वैद्युत तथा अगुरुत्वीय होता है, यानी यहाँ पे आपको क्या बतलाना है, जो नाभिकीय बल होता है वो क्या होता है, अवैद्युत या अगुरुत्वीय होता है, इसका जो होगा नाभिक के अंदर ही होगा। जैसे हम आपको बताएं गुरुत्वीय बल क्या होता है, हमारे वायुमंडल में होता है गुरुत्वाकर्षण बल, लेकिन ये जो बल होता है नाभिक के अंदर होता है। तो ये आप लोग याद रख दीजिएगा, ये प्रॉपर्टीज है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि लेजर प्रकाश के गुणों का उपयोग लिखे। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि लेजर के गुण एवं उपयोग लिखें। क्या करना है बाबू, लेजर के गुण लिखना है और इसके उपयोग को भी लिखना है। तो बाबू यहाँ देख लीजिए लेजर का गुण और उपयोग हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे लेजर का प्रॉपर्टीज, लेजर का गुण। तो बाबू लेजर का गुण कौन कौन सा है, तो बाबू यहाँ देखिए लेजर प्रकाश एक वर्णी होता है। लेजर की किरणें क्या होती है, एक वर्णी होती है, ये आपको याद रखना है। लेजर की किरणें एक वर्णी प्रकाश की होती है, एक वर्णी प्रकाश की होती है। अब यहाँ देखिए ये अति यहाँ देखिए दार्शनिकता होता है, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि ये अति यहाँ देखिए दिशात्मक होता है, यानी ये अति क्या हो जाएगा, दिशात्मक हो जाएगा। ये अति कला संबंध का होता है, यानी ये अति कला संबंध का होता है। और लेजर किरणें क्या कर सकती है, तो लेजर किरणें बाबू स्टील प्लेट को भी छेद सकती है। ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि लेजर किरणें स्टील प्लेट को छेद सकती है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये इसके तो बाबू गुण हो गए। अब यहाँ देखिए इसके यूजेस पूछा गया है, तो यूज बताते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है।
तो जो लेजर किरणें होती है हीरे में छोटे छोटे छिद्र करने में, जो डायमंड होता है बाबू डायमंड में क्या किया जाता है लेजर किरणों से, उसमें छोटे छोटे छिद्र किया जाता है लेजर किरणों से। देख लीजिएगा आप लोग यूट्यूब पे सर्च मार के लेजर किरणों से डायमंड में छेद कैसे किया जाता है, छिद्र कैसे, होल्स कैसे बनाया जाता है, आपको सब समझ में आ जाएगा, सब देख लेंगे आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ये शक्तिशाली किरण होता है लेजर की किरणें, ये स्टील प्लेट को भी छेद सकता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए इसका क्षेत्र यहाँ देखिए चिकित्सा विज्ञान इत्यादि में भी किया जाता है, इसका जो उपयोग होता है चिकित्सा विज्ञान आदि में भी किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, इसका ये उपयोग हो गया। चलिए अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि नाभिकीय रिएक्टर क्या है, इसके उपयोग को लिखे। पूछा गया है नाभिकीय रिएक्टर, ये भी क्वेश्चन बहुत दमदार है बाबू, सब क्वेश्चन दमदार है। 10 ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पूछा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है बाबू, यहाँ पे देख लीजिएगा नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर एक यंत्र है, एक क्या है बाबू, एक डिवाइस है। यंत्र का मतलब क्या, नाभिकीय यहाँ पे रिएक्टर एक डिवाइस है, एक यंत्र है जिसके क्या होता है नाभिकीय विखंडन के यहाँ पे देखिए नियंत्रण श्रृंखला प्रतिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यहाँ पे देख लीजिए, यानी हम आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे, पहले आप लोग समझ लीजिए कि नाभिकीय रिएक्टर एक प्रकार का डिवाइस होता है, यंत्र होता है जिनसे नाभिकीय विखंडन के नियंत्रण यहाँ देखिए श्रृंखला प्रतिक्रिया के द्वारा, यानी नाभिकीय के विखंडन की प्रक्रिया द्वारा, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या किया जाता है, ऊर्जा को यहाँ पे क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए इसके उपयोग को, यानी एक एक क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। इसके उपयोग कौन कौन से होते हैं, इसके निम्नलिखित उपयोग है, बहुत सारा उपयोग है लेकिन 2 ही उपयोग हम लिखे हैं। यहाँ पे देख लीजिए इसके उपयोग कौन कौन से हैं, तो इसके द्वारा अनेक तत्वों के रेडियो आइसोटोप बनाए जा सकते हैं। यहाँ आप देख लीजिए किसके द्वारा, तो नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा, क्योंकि नाभिकीय रिएक्टर हमारा क्या होता है, एक प्रकार का डिवाइस, डिवाइस का मतलब क्या, यंत्र, यानी मोबाइल हमारा क्या हो गया, डिवाइस हो गया, लैपटॉप जो होता है यंत्र होता है, डिवाइस होता है। यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर क्या है, डिवाइस एक यंत्र है, ये सब क्या होता है, यंत्र होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, इसके द्वारा अनेक तत्वों के रेडियो आइसोटोप बनाए जा सकते हैं, रेडियो आइसोटोप हम लोग इसके द्वारा बना सकते हैं। यहाँ पे दूसरा देखिए कि इसके द्वारा विद्युत शक्ति उत्पन्न किया जाता है, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसके द्वारा हम विद्युत शक्ति, यानी यहाँ पे हम लोग क्या उत्पन्न कर सकते हैं बाबू, विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके द्वारा हम लोग विद्युत शक्ति को उत्पन्न कर सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये आपको नाभिकीय रिएक्टर याद हो गया होगा। अब बचा है बाबू अंतिम क्वेश्चन, बहुत जल्दी जल्दी क्लास हो रहा है और ये 10 क्वेश्चन आपको याद हो ही जाना चाहिए हर हालत में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 10 नंबर की, बीटा किरणों के गुण लिखे। बाबू देख लीजिए, बीटा किरण हो, एक्स किरण हो, अल्फा किरण हो, सबका गुण, यानी एक का गुण जरूर पूछेगा, 2 नंबर में जरूर पूछेगा बाबू, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए कि बीटा किरण के गुण लिखे, बीटा किरण के गुण कौन कौन से होते हैं, यानी इनके प्रॉपर्टीज पूछा गया है कि बीटा किरण के प्रॉपर्टी कितनी होती है। तो देखिए बीटा किरण के यहाँ देखिए मुख्य प्रॉपर्टी हम 4 लिखे हुए हैं। देखिए आप बीटा किरण के कौन कौन से गुण होते हैं, तो ये किरणें ऋण आवेश कणों से मिलकर बनी होती हैं, यानी ये निगेटिव कणों से मिलकर बनी होती है। कौन, बीटा किरण। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे बीटा किरण किस किरण से मिलकर बनेगी, तो अब बीटा किरण यहाँ पे देखिए ऋणात्मक किरण से मिलकर बनी होगी। तो यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, एक आपका प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया। देखिए कैसे कि ये जो किरण होती है ऋण आवेश कणों से मिलकर बनी होती है, देखिए पहला। दूसरा, ये किरणें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। जो बीटा किरण होती है क्या होती है, ये आप लोग याद रखिएगा, विद्युतीय क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही दिशाओं में विक्षेपित होगी। बीटा किरण विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होती है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए याद रखिए किसमें किसमें, तो आप लोग याद रखिएगा विद्युतीय चुंबकीय दोनों क्षेत्र में, किसमें, विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र में विक्षेपित होती है। तीसरा देखिए कि बीटा किरण की आयनीकरण क्षमता किरण अपेक्षा लगभग 1/100 भाग यहाँ आप देखिए होता है, यानी कहने का मतलब बीटा किरण की आयनित करने की क्षमता, आयनीकरण करने की क्षमता लगभग 1/100 होता है, यानी 1/100।
यहाँ पे क्या माने, एक में से 100वां भाग होता है, यानी बीटा किरण की आयनीकरण करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, 1/100वां होता है। ये आपको याद रखना। अब यहाँ आप देखिए चौथा है कि इन किरणों को भेदने की क्षमता अल्फा किरणों की अपेक्षा 100 गुनी अधिक होती है। अब देखिए हम क्या बताएं, अल्फा किरण के गुण, बाबू अल्फा किरण का गुण और यहाँ देखिए बीटा किरण का गुण। तो बीटा किरण के गुण में आप लोग क्या लिखेगा कि इन किरणों की भेदने की जो क्षमता होती है, सबसे ज्यादा भेदने की क्षमता आपको पता है किसमें होती है, तो बाबू गामा किरण का होता है। ये आपको याद रखना है, किसका होता है, गामा किरण का होता है। ये आपको पता है कि भेदने का क्षमता सबसे ज्यादा किसका होता है, गामा किरण का होता है। अब देखिए गामा किरण का होता है, लेकिन जो अल्फा किरण होता है, अल्फा किरण यहाँ पे देख लीजिए, जो बीटा किरण होता है, बीटा किरण की भेदने की जो क्षमता होती है ना, वो हमारे अल्फा किरण से 100 गुना अधिक होती है। 100 गुना अधिक किससे, अल्फा किरण से। बीटा किरणें की यहाँ देखिए जो क्षमता होती है भेदने की, वो अधिक होती है। ये आपको याद रखना। अब यहाँ देखिए ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट में अत्यधिक प्रभावित करती है, यानी इसका प्रयोग यहाँ पे देख लीजिए फोटोग्राफी प्लेट में ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। किसका किया जाता है, तो बीटा किरणों का। तो यहाँ पे देखिए ये जो 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। 100% चांस है कि मतलब आ ही सकता है। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए 10 क्वेश्चन बता दिए हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ में अगर आप लोग लाइक नहीं किए, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। जितने भी ये स्टूडेंट हैं आपको लाइक करना पड़ेगा, आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर लीजिएगा। और बहुत ही जल्द यहाँ पे वेबसाइट दूसरा बनने वाला है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए वो भी सही होगा, लेकिन उसमें टाइम लग रहा है। तो अगर यहाँ देखिए वो सही हो जाता है तो सही हो जाता है, नहीं तो वेबसाइट पे आपको पीडीएफ यहाँ पे देखिए बहुत जल्दी 2 से 3 दिन में प्रोवाइड होने लगेगा। कहाँ से मिलेगा हम सब बताएंगे। ऑनलाइन टेस्ट भी आपका स्टार्ट होने वाला है। तो सभी बच्चे एकदम लाइव रहिए, एकदम यहाँ पे देखिए कनेक्टेड रहिए। बस 5 दिन के अंदर सब चीज हो जाएगा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पीडीएफ और आपको यहाँ पे देख लीजिए क्या ऑनलाइन टेस्ट लेना भी हमें स्टार्ट कर देंगे। तो सभी बच्चे एकदम एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और देखिए यहाँ पे मिलेंगे ऐसी अगली क्लास में, यानी सुबह की क्लास में। यहाँ पे देखिए दोपहर वाली क्लास में आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।